करने लगा। ऑलराइट दुआ, हमने अभी लास्ट क्लास में स्टेक होल्डर्स के चैप्टर को कवर किया था, तो उसमें एक चीज जो है वो रह गई थी, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और बल्कि एक क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बच्चे का, और उसको हम फिर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन, अगर चैप्टर से क्वेश्चन आए तो इसको कैसे हैंडल करना है। मेरी कोशिश होगी कि एग्जाम से पहले कोई इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ जो है ना वो डिस्कस लाइव मैं कर लूँ। लेट्स सी कि कितना का टाइम हमें मिलता है। अच्छा, ये एक स्लाइड थी, ये वाली जो हमने पहली स्लाइड देखी थी स्टेक होल्डर्स की, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो किया था ना हमने ये? जी सर। ऑलराइट, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो पेपर में सवाल भी आ जाता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स का अगर मैं बात करता हूँ, तो शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गेट sufficient amount of profit to them on their investment, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो दे हैव अ राइट टू गेट प्रॉफिट और डिविडेंड फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा, उनका राइट ये भी है कि द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस जो है वो इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं तो उनकी बिजनेस की रेपुटेशन ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन से लिंक्ड है। Obviously if you are a shareholder of a business और उस बिजनेस की रेपुटेशन बिकॉज ऑफ सम रीजन अफेक्ट होती है, तो उससे आप पे भी इम्पैक्ट आता है। तो एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स, ये राइट है शेयर होल्डर्स का। अब शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये तो राइट हो गया ना शेयर होल्डर्स का कि प्रॉफिट टाइम पे मिले, रेपुटेशन जो है ना वो एट स्टेक नहीं होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स की बिजनेस जो है ना वो फेयर तरीके से रन किया जाए, तो कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं होने चाहिए बिजनेस में जिससे बैड नेम स्प्रेड हो। तो इसमें दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है शेयर होल्डर्स की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक तो ये कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी शेयर होल्डर जो है ना उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए कि जब वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो वो जो वोट करते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि कंपनीज को रन करते हैं, तो वो उनको राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना शुड बी इलेक्टेड, क्योंकि लेटर ऑन बिजनेस जो है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही चलाना है। तो इसका मतलब है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना दे आर नॉट इलेक्टेड राइटली बाय द शेयर होल्डर्स, तो इवेंचुअली वो बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा, अपने टारगेट्स को ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाएगा। तो ये शेयर होल्डर्स का काम है, और शेयर होल्डर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो business को दे, when they buy shares, so it's their responsibility to pay the same amount equal to the value of the shares to the business। वो उनको देने हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, तो वो ताकि बिजनेस को मिल जाए, तो ये इनका राइट है। अदरवाइज शेयर खरीद रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, दिस इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। और तीसरी चीज ये है कि दे कैन स्प्रेड अ गुड वर्ड ऑफ माउथ अबाउट द बिजनेस एज अ शेयर होल्डर, ताकि जो और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करना चाहें तो वो इन्वेस्ट करें। लेकिन शेयर होल्डर्स को ये है कि फेयर जो है ना वो इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द बिजनेस टू अदर पीपल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वही आपको गुड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करना है। तो ये राइट्स हैं, सॉरी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसलिए अगर मैं वर्कफोर्स की बात कर लूँ, तो वर्कफोर्स की के राइट्स हैं, और वो राइट क्या है कि इंटरेस्ट तो हमें पता है कि, बट एक राइट ये कि द एम्प्लॉइज मस्ट गेट देयर वेजेस एट द राइट टाइम, ठीक है। एम्प्लॉइज मस्ट गेट द वेजेस व्हिच हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय द बिजनेस और बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, वही उनको मिलनी चाहिए, कम नहीं ना मिलनी चाहिए। इसी तरह एम्प्लॉइज का राइट है कि द वर्क प्लेस शुड बी हाइजेनिक, ठीक है। फिर एम्प्लॉइज का राइट है कि फेयर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ईच एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कोई अनबाइस्ड एटीट्यूड बाइस्ड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वर्कफोर्स को जो है ना दे मस्ट वर्क डिलीजेंटली, ठीक है, अपनी फुल पोटेंशियल, अपना 100% देना है इनको, फुल पोटेंशियल पे काम करना है, और अपने टारगेट्स को अचीव करना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल, वो उनको करना है काम। फिर वर्कफोर्स का ये भी
की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड नॉट एक्चुअली स्प्रेड अ नेगेटिव वर्ड अमाउंट टू आउटसाइड पीपल, कि उन्हें पैसे अच्छे मिल रहे हैं, हर चीज अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अब वो जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ना वो स्प्रेड कर रहे हैं, तो इट कैन कॉज डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, कि जी एम्प्लॉय खुश नहीं है तो शायद बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि बिजनेस अच्छा ही कर रहा है। तो ये भी इनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस जो है अगर अच्छा कर रहा है तो वो भी आगे से इंफॉर्मेशन यही दें, क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन किसको देनी है, इन्होंने कस्टमर्स को देनी है, क्योंकि वर्कफोर्स जो है उनका दे हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द कस्टमर, दे डील क्लाइंट्स ऑन डेली बेसिस। तो कस्टमर बार पूछते भी हैं कि आपको क्या ख्याल है, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट ले लें, आपके बिजनेस का प्रोडक्ट क्यों लें, तो वर्कर्स को जो है वो उनको फेयर इंफॉर्मेशन देनी है, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। तो ये वर्कफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ उनके राइट्स हैं वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। फिर वर्कफोर्स को अपने कोलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, उनको हेल्प आउट करना है इन मीटिंग टारगेट्स, मैनेजर की की इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना है इन ट्रू सेंस, क्योंकि और ओवरऑल फायदा किसका करना है, बिजनेस का, क्योंकि अगर इफ दे आर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ पेमेंट तो उनको फिर सारे रूल्स को फॉलो करना है, अपने कोलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, ताकि जो सेट टारगेट्स हैं, प्री सेट टारगेट्स, उनको अचीव किया जा सके ना, ये आ जाता है इसके अंदर, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इस तरह कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर के भी राइट्स हैं, और वो राइट्स ये है कि उनको दे मस्ट गेट अ गुड which can satisfy their need or want, ठीक है, और they must get the good which has been promised, कि ये नहीं है कि दिखाई कुछ और है दी कुछ और है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना कस्टमर के साथ। तो वो किसी किस्म की जो है ना वो क्या कहना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिससे जो कस्टमर है वो ऐसी चीज बाय कर ले कि which is not useful for the customer to satisfy a particular need or want. तो एग्जेजरेट नहीं करना, कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट के बारे में फोर्स नहीं करना, कस्टमर्स को ये राइट है कस्टमर्स का कि कस्टमर्स मस्ट गेट द ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और इसके अलावा कस्टमर्स जो है ना उनको जो चार्ज कर रहे हैं प्राइस, इट मस्ट बी फेयर, इट शुड नॉट बी टू हाई, ताकि कस्टमर्स वो आसानी से इसको बाय कर पाए एट अ रीजनेबल प्राइस। तो लेकिन कस्टमर की जहाँ पर राइट्स हैं, अब जैसे कि अगर कोई चीज है कि इट मस्ट नॉट कॉज डैमेज टू कस्टमर्स, मतलब कस्टमर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इट माइट बी वर्किंग फाइन, बट उसमें कुछ ऐसे हैजर्ड्स हैं जिससे कस्टमर की हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ना उसमें कुछ ऐसा इशू है कि जिससे जो है ना इट कैन अफेक्ट द हेल्थ कुछ, तो उसमें फिर आपको कस्टमर को इन ट्रू सेंस बताना भी है, प्रिकॉशंस भी बताने हैं। तो राइट ऑफ द कस्टमर टू गेट the right amount of information about the product and its use as well, so that it should not cause damage to the customer as well. तो ये आपको बताना पड़ जाता है। फिर क्राइटर्स की तो अच्छा, फिर ना कस्टमर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि कस्टमर जो है ना वो राइट टाइम पर पे करें व्हेन दे प्रॉमिस दैट, और राइट अमाउंट पे की जाए, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू द बिजनेस, ठीक है, उसमें ना तो डिले होना चाहिए, जो भी टाइम प्रॉमिस किया है अगर फर्ज किया क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, और ना ही पेमेंट जो है वो कम होनी चाहिए। उसके अलावा कस्टमर जो है ना उनको भी ट्रू ओपिनियन देना चाहिए आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी कि वंस दे यूज द प्रोडक्ट एंड दे आर सेटिस्फाइड, सो दे शुड स्प्रेड द सेम इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल एज वेल हु वांट टू बाय दैट। ये नहीं होना चाहिए कि उनको चीज पसंद है फिर भी वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स की बन जाती है। फिर क्रेडिटर्स आ जाते हैं, तो क्रेडिटर्स में आपको पता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो भी अमाउंट आपने फर्ज किया, अगर मैं बैंक की बात करता हूँ, तो जो प्रॉमिस की अमाउंट वो उनको बिजनेस को देनी चाहिए, और इंटरेस्ट की जो जब भी टाइम पीरियड है पे करने का, इंस्टॉलमेंट पे करने का, तो दे मस्ट डिमांड देयर मनी बैक एट द राइट टाइम रादर देन फोर्सिंग बिजनेस टू पे अर्ली, ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो ये क्रेडिटर का काम है। इसी तरह अगर कोई चीजें आपको क्रेडिट पे सेल कर रहा है, वो भी क्रेडिटर हुआ ना आपका बिजनेस का, तो वो भी जो क्रेडिटर है मस्ट नॉट डिमांड द पेमेंट अर्लियर, और राइट टाइम पे आपको सर पेमेंट कर दे। जी जी। सर ये मैंने सवाल पूछना था कि डू स्टेक होल्डर्स हैव द चांस टू मतलब सर
इनके पास होता है कि वो कंपनी के अपने या बिजनेस है उनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह चेंज कर सके, कंट्रोल होता है बेसिकली उनका स्टेक मैं होल्डर्स मैं का मैं अपने मैं बिजनेस पे। आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपने ये तो कल किया था ना। हाँ, अली अदर आपने लिखा है ये कल किया था, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये कल डिस्कस नहीं हुई हुई। और मैं अभी इसके अब आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, अली जहां से ने भेजा है। तो मैंने कहा मैं उसको बजाय इसके के चेक करके उसे भेज दूं, मैं इसको लाइव यहाँ चेक करके आपके सामने, तो ताकि आपको और क्लियर हो जाए, फिर उसको सेंड करूंगा। ओके सर। तो और ये इशू मैंने डिस्कस ये नहीं किया था, मैं अली हैदर की बात का जवाब दे रहा हूँ। और फरहान आपने लिखा है वो कि स्टेक होल्डर जो है ना वो कोई कंट्रोल या कोई इन्फ्लुएंस होता है रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो अफनान मेरा जवाब ये है कि वो डिपेंड करता है स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। अगर तो वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपके डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, तो वो तो इंटरनल है ना, तो वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ही। लेकिन अगर वो आउटसाइडर्स हैं तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे, शायद इनडायरेक्टली कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग अ बैड वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो बनाते हैं या तो ओनर्स, डिपेंड करता है कि या बिजनेस बोर्ड। आपका, या फिर आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो बनाती है। मैंने बताया था डायरेक्टर्स जो है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, एंड दे मेक पॉलिसीज एंड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। अदरवाइज क्राइटर्स या सर अगर जी जी। सर अगर एक स्टेक होल्डर है वो 50% से ज्यादा शेयर खरीदता है। अच्छा, वेट वेट अबरान, एक बात है कि आप यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेक होल्डर है वो शेयर होल्डर नहीं होता। असल में स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आता है, और ये वर्कफोर्स और कस्टमर्स और क्राइटर्स कम्युनिटी गवर्नमेंट डायरेक्टर ये सारे आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स में। और स्टेक होल्डर्स का एक पार्ट है शेयर होल्डर्स। तो अब आप ये बताओ, आप स्टेक होल्डर की बात कर रहे हो या शेयर होल्डर की? सर आप मुझे इन दोनों को बता दें कि इनमें डिफरेंस क्या है सर, मैं अभी भी डिफरेंस कंफ्यूज हूँ। डिफरेंस ये है कि शेयर होल्डर तो स्ट्रेट अवे ओनर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे माइट नॉट बी द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन फिर भी उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट बिजनेस में होता है। उनको कोई बेनिफिट या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है। ओके सर। और शेयर होल्डर जो है ना, अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर का वर्ड आ रहा है तो शेयर होल्डर किसी किस्म की रूल्स एंड रेगुलेशन या बिजनेस की मैनेजमेंट में अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दे कैन डू, दे कैन कॉल एन एनुअल जनरल मीटिंग, एंड दे कैन सिंपली गिव अ नो कॉन्फिडेंस वोट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि जी हमें आप पे एतबार नहीं है, वी डू नॉट ट्रस्ट यू एनी लॉन्गर, इसलिए आप फारिग हैं, हम नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे। लेकिन वो डायरेक्टली कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते पॉलिसी मैटर्स में या मैनेजमेंट में या रूल्स एंड रेगुलेशन में, डिस्पाइट बीइंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अफनान, राइट सर। लेकिन ये लिमिटेड कंपनीज में होता है और वहां पर ओनर्स की जगह पे शेयर होल्डर्स का वर्ड आता है। अदरवाइज ओनर्स का वर्ड अगर सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के केस में आता है तो वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, वो अपने रूल्स बनाते हैं, और वो शेयर होल्डर की तरह नहीं होते, वो अपने सर अपनी तो फिर पॉलिसी ये खुद कंपनी बनाते पे रहा ना, कंपनी पे हुआ कि हैं। हाँ जैसी कंपनी होगी वैसे शेयर होल्डर्स होंगे, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे। हाँ, यानी कि अगर वो नेचर ऑफ बिजनेस पे है कि टाइप ऑफ बिजनेस पे कि वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है, तो ओनर सब कुछ कर या सकते हैं। अगर अगर वो यस या फिर कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। हाँ अगर लिमिटेड कंपनी है तो फिर शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते सवाए उस चीज की जो मैंने बताया। अच्छा, ठीक सर। अब इसी तरह तो क्राइटर जो है ना वो उनका भी अब राइट है, मैंने बता दिया आपको, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि वो टाइम पर आपको पे करें और जल्दी पैसे आपसे डिमांड ना करें। कम्युनिटी का भी राइट है कि उनको किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए बिजनेस से, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन या पोल्यूशन वगैरह जो भी है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे मस्ट स्प्रेड अ गुड वर्ड ऑफ माउथ। और कम्युनिटी जो प्रेशर ग्रुप फॉर्म करती है वो अननेसेसरीली फॉर्म नहीं करना, क्योंकि प्रेशर ग्रुप का काम होता है टू इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। तो अगर बिजनेस इज वर्किंग फाइन एंड इट इज नॉट हार्मिंग द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी को गैर जरूरी तौर पे किसी किस्म का प्रेशर ग्रुप फॉर्म नहीं करना टू इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन, क्योंकि खाम खा का प्रेशर क्यों डालना है अगर बिजनेस सही कर रहा है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनड्यू प्रेशर बिजनेस पे नहीं डालना इफ दे आर वर्किंग फाइन। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अगर तो गवर्नमेंट पे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली ये राइट है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, और अगर बिजनेस लीगल बाउंड्रीज में काम नहीं कर रहा तो वो उनको काम करवाएंगे। तो ये उनका राइट है कि अगर वो जो उन्होंने बाउंड्रीज दे दी हैं, बिजनेस मस्ट वर्क विद इन दोज बाउंड्रीज। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि दे मस्ट सपोर्ट दोज बिजनेसेस, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की लीगल बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट कैन गिव देम कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल, लाइक लेट्स से कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो इफ इट वर्क्स फाइन और वो लीगल बाउंड्रीज में काम कर रहा है,
और किसी किस्म का कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं चल रही, फेयर ट्रीटमेंट दे रहा है सबको, वर्कर्स को भी, कम्युनिटी के लिए भी, तो गवर्नमेंट कैन गिव देम अ रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करे और उनको फाइनेंशियली फंड भी किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, और उनको कॉन्ट्रैक्ट देके भी जो है ना वो फायदा दिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एज वेल। तो ये गवर्नमेंट का काम है। और अनड्यू गवर्नमेंट को भी प्रेशर जनरेट नहीं करना, अनड्यू टैक्सेस नहीं लगाने कोई अनफेयर ज्यादा, अगर एक बिजनेस सही काम कर रहा है। और इसी तरह आपने अनफेयर ऐसे ही कोई गैर जरूरी तौर पे अननेसेसरी लीगल बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी जिसमें बिजनेस की जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाए। तो जहां तक जरूरत है वहां तक करे, लेकिन अगर आप अनड्यू, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट मस्ट गिव अ रीजनेबल मार्जिन टू द बिजनेसेस टू वर्क फ्रीली। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बाउंड कर देंगे तो बिजनेसेस को शायद अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा तो वो अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह डायरेक्टर्स की तरफ आते हैं तो डायरेक्टर्स का भी क्या राइट है कि वो बिजनेस को वो अपनी, उनको सैलरी टाइम पे मिले और उनको अप्रिसिएशन मिले एट द राइट टाइम, और उनको अगर लेट्स से इफ दे आर डूइंग वेल तो उनको गो हेड का सिग्नल दिया जाए, यानी कि शेयर होल्डर्स जो है वो अनफेयर तरीके से उनको डी इलेक्ट ना कर दें, मतलब उनको एनुअल जनरल मीटिंग बुला के वोट आउट ना कर दें अगर वो सही काम कर रहे हैं। तो ये उनका राइट है ना, और सैलरी तो मिले ही उनको, और एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए इन द एनुअल जनरल मीटिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दे मस्ट मेक फेयर पॉलिसीज, दे मस्ट put their heart and soul, they must show their full potential to take the business to new heights, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे बिजनेस अपने टारगेट्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सके और बिजनेस जो है ना वो ग्रो करने में कामयाब हो। और यही काम होता है बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, रादर देन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल रहें और बिजनेस जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह करते रहे, एंड दे कीप ऑन मिसिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती हैं बट इफ दे आर नॉट ग्रैब्ड एट द राइट टाइम। क्या चीज? हमने कल ये कर लिया था। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ यही पार्ट डिस्कस करना था, जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं किया। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होल्डर्स की, ये डिस्कस नहीं किया, बाकी सब कुछ डिस्कस हुआ। तो मैं वही बता रहा था। तो डायरेक्टर्स में के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि तो डायरेक्टर्स का काम यही है ना कि वो जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं मार्केट में, अगर अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेस के फायदे में है तो दे मस्ट ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स एट द राइट टाइम। अगर वो कैजुअल रहेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी चले जाएगी, तो इसका मतलब यही है ना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सही तरीके से नहीं पूरी कर रहे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि बहुत से बिजनेसेस हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई उन्होंने ग्रैब नहीं की। मैंने आपको बताया नोकिया आया, अपॉर्चुनिटी आई एंड्रॉइड फोन्स की, स्मार्टफोन्स की, उन्होंने ग्रैब नहीं की, पीछे रह गए। इसी तरह आप हॉटमेल को ले लें, याहू मेल को ले लें, वो गूगल की अपॉर्चुनिटी आई कि आप उसके साथ लिंक कर जाएं, उसको एक्सेप्ट कर लें, नहीं किया। जीमेल ने कर लिया, वो आगे निकल गया। तो ये इस तरह से जो इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल शायद दी थी कि कोडेक एक कैमरा था बहुत मशहूर, पोलराइड, तो वो भी, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आई डिजिटल कैमरास की तरफ, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की राइट टाइम पर, पीछे रह गए, कैनन आगे निकल गया, जबकि उस पॉइंट पर कैनन का नाम ही कोई नहीं था। अब डिजिटल कैमरा में कैनन जो है ना, इट्स अ नेम ब्रांड। तो ये अपॉर्चुनिटी वही के राइट टाइम पे जब ग्रैब नहीं की जाती तो बिजनेस जो है ना दे स्टैंड नोवेयर। तो ये डायरेक्टर्स का काम है, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं एट द टॉप लेवल। अच्छा, ओके, डन। अब ये चैप्टर हमने चूंकि कर लिया हुआ है, अब मैं आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बट बिफोर दैट आई विल शो यू अ क्वेश्चन। और मैं ये भी देख लूं पहले, मैं जरा चैट को भी देख लूं कि किसी का क्वेश्चन शायद एक आया हुआ है। सर हमने कल किया, अच्छा ये तो आपने ऊपर आचा ने वही बात की है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं अब आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक अदद, जस्ट अ मिनट। ये आई गेस मैं इसको मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आई गेस अभी रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अच्छा, लेट मी, आ रहा है मेरे पास। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। आई होप कि आपको नजर, मैं इसको चूंकि आपके सामने की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं नहीं होता जो आपको बताने लगा हूँ। जी, आपके सामने आई गेस क्वेश्चन सब बच्चों को नजर आ रहा है? सर नहीं, स्क्रीन नहीं आपकी नजर नहीं आ रही। अच्छा, आई गेस वो शायद मैंने शेयर नहीं किया हुआ अभी। मैं लेट मी सी, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। जी, अब शेयर हो गई, राइट? यस सर। हाँ, अब ये मैं क्वेश्चन था, मैं ये यहाँ पर
अब आप मैं इसको अभी पूरा हैंडल नहीं किया था, चेक कर रहा था तो मुझे अचानक याद आया मैंने क्लास लेनी है तो आपको अभी इससे मैं जरा फेमिलियर कर दूं। अब क्वेश्चन ये था कि ये अली जहांगीर ने किया हुआ है कि वर्कर्स जो है ना उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अभी हमने पढ़ा है ना चैप्टर, वर्कर्स जो हैं एज स्टेक होल्डर्स उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स बिजनेस। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जिस तरह स्ट्रक्चर किया उन्होंने मैं आपको साथ बताता भी जाता हूँ कि इसमें इश्यूज क्या चल रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन आई गेस के पता नहीं 3 नंबर का है 5 नंबर का है, बहरहाल मैं आपको जरा बता दूं। लिखा हुआ पहले स्टेक होल्डर्स आर पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन अफेक्ट और आर अफेक्टेड बाय अ सर बिजनेस। इसको रिकॉर्ड कर दूं मैं? ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं शेयर नहीं कर दूं, सर, मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर लूं? कर लें, अप टू यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक अब है ये सर। ना ये अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर में 1 नंबर नॉलेज का होता है और बाकी आपके जो 4 नंबर हैं वो आपके एनालिसिस के हैं अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है। तो जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ इसमें कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं है, इसमें एम्प्लॉइज की बात हो रही है और वो स्टेक होल्डर्स की उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेहतर है आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकती हैं अगर 5 का है। अगर 3 नंबर का यही क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब वो लिखा है उन्होंने पहले जो स्टेक होल्डर्स और पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु कैन अफेक्ट और आर अफेक्टेड बाय अ बिजनेस, या ज्यादा बेहतर था बिजनेस डिसीजन लिख सकते थे। बहरहाल 1 नंबर नॉलेज का ये अर्न यहाँ कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे जो उन्होंने बात लिखी हुई है कि आगे वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वर्क इन सच अ वे that the business is not negatively affected। ठीक है, उन्होंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। ये अच्छा हुआ है उन्होंने डेवलप करने के लिए एग्जाम्पल दी है और मैंने आपसे कहा था जब भी आपसे डेवलप ना हो रहा हो तो आप एग्जाम्पल से भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस शुड नॉट बी टोल्ड टू अदर्स। अब उन्होंने यहाँ पर बात खत्म कर दी। अगर तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इनको शायद नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये 5 नंबर का या बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा तो शायद इनको फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो क्या, वो मैंने एरो से आगे बनाया हुआ, क्या जब सीक्रेट इनको डिस्क्लोज नहीं करने, किसी को नहीं बताने, क्यों, मैंने ऊपर लिखा है एरो बना के, क्या कि पर्टिकुलरली टू राइवल्स एज दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो ना हो, ये क्या हुआ, मैंने एनालिसिस को थोड़ा और स्ट्रेच किया, डेवलपमेंट को, कि भाई सीक्रेट क्यों डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, फाइन, लेकिन बड़े मार्क अगर 5 मार्कर आ रहा है या 8 मार्कर आ रहा है तो उसमें आपको फर्दर डेवलपमेंट करनी है। तो मैंने कहा राइवल बिजनेस जो आपके कंपटीटर्स हैं वो उससे फायदा सर उठा लेंगे आपकी कमजोरी से। जी सर अगर 5 और 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर हमने डेवलप करना है एनालिसिस के साथ, तो तो कितने पॉइंट्स लिखने होंगे उसको जी, डेवलप करने के लिए? जी, अगर आपका 8 या 5 का आएगा तो दोनों में आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं। बस सिर्फ ये है कि आपको अपनी जो नंबर आपके हैं वो आपको तब ज्यादा मिलेंगे जब आप अपने पॉइंट को स्ट्रेच करेंगे, जैसे मैंने स्ट्रेच करके दिखाया कि इनको नंबर मिल रहे थे लेकिन इन्होंने जो रोक दिया एग्जाम्पल में कि सीक्रेट नहीं डिस्क्लोज करने चाहिए, मैंने उसको बताया कि क्यों डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि राइवल को डिस्क्लोज ना करें ताकि वो उससे फायदा ना उठा लें, आपकी कोई वीकनेस है तो उनको पता ना चल जाए। तो दिस इज एक्चुअली स्ट्रेच, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ सर आर्गुमेंट। डेवलप करने के लिए कितने पॉइंट्स होंगे? 2-3 काफी होंगे? हाँ, अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको वो चीज के चेन ऑफ आर्गुमेंट आपको डेवलप करना है कि एक कनेक्शन बनाया, जैसे इन्होंने एक कनेक्शन बनाया कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं करना चाहिए इनको। फिर उन्होंने एग्जांपल दी किस तरह से कि सीक्रेट को ना डिस्क्लोज करें। तो फिर मैंने आगे और स्ट्रेच किया एक और आर्गुमेंट में कि भी राइवल्स को ना डिस्क्लोज करें क्योंकि वो उससे फायदा उठा सकते हैं। तो आप अगर 2 से 3 अपने एक पॉइंट में को स्ट्रेच करने के लिए 2 से 3 आर्गुमेंट्स चेन ऑफ आर्गुमेंट डेवलप करें तो इट्स परफेक्टली फाइन फॉर एन 8 मार्कर एज वेल। आपको 8 मार्कर में अगर आपने एक पॉइंट में 3 चेन ऑफ आर्गुमेंट्स मेंशन किए हैं तो आपको उस एक पॉइंट के 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे उसमें भी 3 नंबर मिल जाएंगे, तो 6 तो यहीं आ गए। तो बाकी 2 नंबर तो आपके डेफिनेशन के या नॉलेज को शो करने के मिल ही जाएंगे ना, तो 8 पूरे आ गए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं चलता हूँ टोल्ड टू अदर्स के बाद, ठीक है। आगे रिसोर्सेज शुड बी एफिशिएंटली मैनेज्ड। अच्छा, ये पता क्या है, ये उन्होंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, फाइन आप बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी क्या चल रही थी मैं आपको बताता हूँ। आपको अगली अगली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, रिसोर्सेज शुड बी एफिशिएंटली मैनेज्ड सो दैट द कॉस्ट प्राइस इज नॉट टू हाई। अब दे शुड, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर भी इन्होंने स्ट्रेच नहीं किया, इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज को जाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात की है, ताकि कॉस्ट उनकी ना बढ़े, ठीक है। क्यों ना बढ़े, उससे क्या होता है, मैंने आगे एरो बना के, डाउन एरो आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है ताकि एंड प्रॉफिट टारगेट्स कैन बी मेट। क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, और उन्होंने जो टारगेट सेट किए हुए हैं प्रॉफिट के वो अचीव कर सकते हैं। और ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के लिए दिस इज ऑफ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आप फर्दर भी लिख सकते हैं आगे कि प्रॉफिट टारगेट जो है ना वो आपने मीट करने होते हैं। अगर मैं इसको आगे स्ट्रेच कर दूं तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं आगे। कैसे, मैं अगर यहाँ लिख दूं कि प्रॉफिट टारगेट्स कैन बी मेट, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, मेट सो दैट
एक मिनट, क्योंकि ये आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको फर्दर और बता सकते हैं, मतलब और स्ट्रेच कर सकते हैं, so that owners can be happy. तो आप ये वाली बात भी मजीद ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर करना चाहे तो। ये अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर 3 नंबर का है फिर तो इतना स्ट्रेच चाहिए ही नहीं, हमें इतने आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको स्ट्रेच करना पड़ रहा है क्योंकि वो 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप ये किसी 8 मार्क का भी दे सकते हैं ना वो, तो फिर आपको इस तरह से बताना पड़ेगा, सो दैट ओनर्स कैन बी हैप्पी एज दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस। ये लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि दे वांट बेटर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो आप, मैंने आपको दिखा रहा हूं कि आप किसी तरह से भी चाहें, एज ए वांट अ बेटर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, आप किसी तरह से भी चाहें तो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है, ठीक है। मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूं, लेकिन आप ये आगे फर्दर चाहें तो स्ट्रेच। तो असल नंबर आपको मिलते हैं जब अपने पॉइंट को स्ट्रेच करते हैं, रादर देन आप ढेर सारे पॉइंट्स लिख दें, यू वोंट गेट मार्क्स। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेच नहीं कर रहे। नंबर पॉइंट लिखने से सिर्फ नॉलेज के नंबर मिलते हैं, और नॉलेज के नंबर बहुत थोड़े होते हैं। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ भी स्ट्रेच नहीं किया। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने एक और लिखा, दे शुड आल्सो बी कोऑपरेटिव विद एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। ये एक और, यानी कि बेसिकली इन्होंने इस एक पैराग्राफ में 3 रिस्पांसिबिलिटीज बताई हैं, और तीनों को ही बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया। अब मैं इसको भी कर दूं, दे शुड आल्सो बी कोऑपरेटिव विद एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। अब मैंने आगे क्या लिखा है, डेवलप दिस एज वेल। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसको हम फर्दर कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं? कि अगर लिखा है कि उन्हें कोऑपरेटिव होना चाहिए एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के साथ, तो उसका क्या फायदा है? सर जब कॉर्पोरेटिव होंगे तो कस्टमर्स जो हैं वो एक तरह से लॉयल भी हो सकते हैं बिजनेस को, और उनको अच्छा लगेगा जो अगर एम्प्लॉइज उनके जो हैं वो कॉर्पोरेटिव होंगे। कॉर्पोरेट, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है आपकी बात। आप ये लिख सकते हैं इसमें, मैं नहीं लिख रहा अभी ये, कि मैं आपको ना ऊपर चले, आप कह रहे हैं तो मैं इसको, लेट मी सी, आई हैव अ स्पेस, मैं इसको लिख के आपको बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये यहाँ से, ये जो उन्होंने लिखा है ना, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, इसको मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ कि पहले एम्प्लॉइज की बात की, यहाँ लिख रहा हूँ कि as business progresses well when employees, अच्छा ये थोड़ा गायब हो गया है, मैं जरा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, progresses well when employees work together, right? Employees इकट्ठे काम करें, work together as a team, ठीक है। और मैं आगे फर्दर इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, ये पॉइंट वही है, ठीक है, कि a worker who performs well in isolation might not help business achieve its objectives, क्योंकि वो सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम कर रहा है, और पर्सनल गोल अचीव करने से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होता है जब सारे वर्कर्स एज अ टीम काम करेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट, मैंने शायद पूरा आ नहीं रहा, लेट मी सी, ये अब आ गया आपके सामने, कि मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ, कि एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर। मैंने आगे उसी को लिखा है ना, कि क्यों वो चाह रहे हैं उसे कि वो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर, ये भी शायद अभी स्टिल पूरा नहीं आएगा, पूरा ही है एज, हाँ ठीक है ना, अब नजर आ रहा है आपको, आई गेस। एज बिजनेस प्रोग्रेसेस वेल when employees work together as a team, a worker who performs well in isolation, मैं आगे फर्दर लिख रहा हूँ, to achieve personal goals, to achieve personal goals, तो उसका might not help business objective, might not help achieve, sorry ये भी पूरा नहीं हुआ, might not help business achieve its objective। जी बोले, क्या कह रहे हैं सर? एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस में? हाँ, वो लेकिन जैसे उनको तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिजनेस ही नहीं देती सर। मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अभी आपको मैंने अब क्या किया, मैंने वही पॉइंट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना,
कि एम्प्लॉइज के साथ और मैनेजमेंट के साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। तो मैंने ये बताया कि कोऑपरेट क्यों करना चाहिए और उसकी वजह से क्या होता है। तो मैंने बता दिया कोऑपरेट करने से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, क्योंकि अगर वो अपना अकेला पर्सनल गोल्स को अचीव करेगा तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। अब हम इससे ज्यादा हम डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात का आंसर मैं देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वन वर्कर, अगर एक वर्कर है उसकी एक जॉब है क्या कि वो फाइनेंस मैनेज करता है और उसका काम ये है कि फाइनेंस को जो है ना वो बहुत ऑनेस्टली यूज करे ताकि फाइनेंस का ओवर यूज ना हो। अब फर्ज किया कि कुछ स्टाफ मेंबर्स को फाइनेंस की जरूरत है टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करनी है ज्यादा, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिफरेंट है, एम्प्लॉइज वहां काम करते हैं। जो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो कहेगा भी मैं पैसे ज्यादा नहीं रिलीज करूंगा ताकि मैं शो करूं कि देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से फाइनेंस मैनेज किया है कि ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो इनफैक्ट वो अपने पर्सनल गोल को अचीव कर लेगा, लेकिन उससे वो जो आउटपुट बढ़ानी थी और सेल्स ज्यादा करनी थी, जो बिजनेस का मेन टारगेट था ताकि सेल्स ज्यादा हो, ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो और बिजनेस ग्रो करे, दैट नाउ वोंट बी अचीव्ड। तो पर्सनल गोल्स के चक्कर में वो जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा। तो मेन पर्पस जो है वो एम्प्लॉइज का इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि दे मस्ट वर्क एज अ टीम और जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो अचीव किया जाए। अगर उनके इंडिविजुअल गोल्स किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं so still it's fine as long as business is progressing well and they are able to achieve their targets. Got the answer? Yes sir. अच्छा, इसी तरह एक और बात भी हम करते हैं कि अगर वर्कर काम कर रहे हैं इकट्ठे कोई प्रोडक्शन में, तो एक वर्कर कहीं जो है ना स्टक हो गया, फर्ज किया मशीन से ही काम नहीं कर रही है, वर्कर इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि व्हाई मशीन जो है ना इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। दूसरा वर्कर जो कहता है भाई मेरा क्या जाता है, मैं तो अपनी मशीन पे काम कर रहा हूँ। अब उससे होगा क्या, उससे वो वर्कर तो अपनी आउटपुट बनाता रहेगा, दूसरे की नहीं बनेगी। तो होगा क्या, जो टोटल आउटपुट बनानी है बिजनेस ने या उस डिपार्टमेंट ने या उस फैक्ट्री ने, वो कम बन जाएगी और उससे बिजनेस अपना जो जो टारगेट आउटपुट है वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो अगर वो उसको हेल्प कर देगा तो शायद उसकी एक दो चीजें कम बन जाएं, लेकिन उससे जो ओवरऑल नुकसान होना था 10, 20, 50 या 1000, 2000 आउटपुट का, क्योंकि वो मशीन बिल्कुल काम ही नहीं करेगी सारा दिन, वो नहीं होगा और ओवरऑल बिजनेस को फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? कोई नहीं? अच्छा, ओके, ऑल राइट। तो फिर आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, क्लैरिटी दे दी है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर जगह नहीं रहती। तो बस मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ कि जब लिखा हुआ है कि कॉपरेट करते हैं एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज बिजनेस प्रोग्रेसेस वेल व्हेन एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर एज अ टीम, ठीक है। और वो क्यों? वर्कर हु परफॉर्म वेल इन आइसोलेशन टू अचीव पर्सनल गोल्स माइट नॉट हेल्प बिजनेस अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स टीम मेंबर्स एज वेल, टुवर्ड्स इट्स कोलीग्स एज वेल, ये भी इसका काम है। अच्छा, मैं इसको अब चलें रिमूव कर देता हूँ जी, और हम नीचे आ जाते हैं कि अब आगे देखें देयर राइट्स। अब क्या आगे ये सवाल था ड्यूटीज पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले पॉइंट में 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखे साइड पर ब्रैकेट में क्या लिखा है आपके सामने कि यू मेंशन 3 पॉइंट्स हियर बट यू नीड टू डेवलप देम वेल। आप 3 पॉइंट मेंशन कर लें, 4 मेंशन कर लें, नंबर आपको मिलने नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना इज लुकिंग फॉर हाउ यू डेवलप योर पॉइंट, और वो उन्होंने आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मेरी आवाज नहीं आ रही अभी? क्या वो कट रही है, क्या हो रहा है? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? सर मुझे आ रही है। आपको आ रही है? फिर आपके किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है उसके पार्ट पर, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं, तो ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है, यू मेंशन 3 पॉइंट्स हियर बट यू नीड टू डेवलप देम वेल। तो आप डेवलप नहीं करेंगे व्हिच एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर, तो आप जितने मर्जी पॉइंट लिख लें आपके मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ सकते। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं लेकिन उनको डेवलप नहीं किया। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे सवाल में उन्होंने राइट्स के बारे में बात की। कोई सवाल शायद राइट्स के बारे में भी था, मैं वो पढ़ देता हूँ कि एम्प्लॉइज की एज अ स्टेक होल्डर राइट्स क्या है। तो लिखा हुआ है देयर राइट्स इंक्लूड हैविंग जॉब सिक्योरिटी, having a good salary structure so that they are kept motivated। अब इतना लिखा है, अब ये राइट है वो मोटिवेटेड, ये मोटिवेशन तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे एम्प्लॉय को फायदा क्या हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर ये बात नहीं लिखी। यानी कि ये जो उन्होंने लिखा है सैलरी स्ट्रक्चर
मैं यहीं से बात करूंगा, और जॉब सिक्योरिटी तो मैं यहाँ से यही बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ, जो इन्होंने जो नहीं कर सके ये डेवलप इसको अच्छे तरीके से। तो अब सैलरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ सो दैट able to satisfy their needs and wants, ठीक है जी, needs and wants by purchasing goods and services, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको कि वो, अब मैंने सैलरी की बात की, मैंने सैलरी को डेवलप किया आगे कि वो क्यों उनका राइट है सैलरी पे, क्योंकि सैलरी मिलेगी तो वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकेंगे, वो चीजें बाय करके जो उन्होंने करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अब प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है इस राइट की। तो अब खाली लिखेंगे दे आर केप्ट मोटिवेटेड, तो ये शायद इतनी क्लैरिटी नहीं दे रहा इस केस में। अच्छा, ये एक और भी हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी अगर मिल रही है तो उसको भी किया जा सकता है, मैं वो भी कर देता हूँ। वो क्या, अगर मैं जॉब सिक्योरिटी की बात करूं, आप देखो मैं पोस्टमार्टम ही एक किस्म को कर रहा हूं, तो मैं अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करूं तो लेट मी यूज इट, यस, ये जॉब सिक्योरिटी की बात की ना, तो मैंने जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं की थी, है ना, मैंने सैलरी की बात की, इसको भी किया जा सकता था। उन्होंने दोनों को इकट्ठा यूज किया और बहुत ही मोटिवेशन में कुछ क्लैरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी से क्या होगा कि इट विल reduce their stress, it will reduce their stress as they get permanent source of earning, permanent source of earning। ये है ना कि जॉब पक्की हो गई यार, तो इतने पैसे तो मुझे आएंगे। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होती है, मैं दोनों को थोड़ा डिफरेंट डेवलपमेंट करके आपको दे रहा हूँ कि अब जॉब पक्की हो गई जब, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है यार, आप मुझे कम से कम एक परमानेंट सोर्स है, मुझे पैसे यहाँ से आते रहेंगे, तो स्ट्रेस कम हो गया एम्प्लॉय का। तो ये एक जो है ना फायदा, हमने एम्प्लॉय को क्या फायदा हो रहा है, हमने उस पर बात करनी है, क्योंकि जो राइट होता है वो तो एम्प्लॉय को फायदा देगा ना। अच्छा, फिर वो आगे क्या कह रहे हैं अली जादेव, अ सेफ क्लीन एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड सो दे कैन वर्क स्ट्रेस फ्री। ये आगे उन्होंने बात की। अब ये स्ट्रेस फ्री की जो बात की है ये वैसे रेलेवेंट है और ये लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूंगा। वो क्या कि वो जो प्रोवाइड किया जा रहा है सेफ एनवायरनमेंट, उसको आप लिंक कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री। अब मैं इसी को फर्दर डेवलप कर आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप फर्दर डेवलप कर सकते हैं, जो इन्होंने उतना ज्यादा नहीं किया। स्ट्रेस फ्री एंड it won't affect their health negatively, ठीक है। तो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो सेफ है, ठीक है। एंड इट वोंट अफेक्ट देयर हेल्थ नेगेटिवली एज दे फील सेफ एट द वर्क प्लेस, राइट। तो ये हमने क्या किया, इसको भी डेवलप कर दिया अच्छे से। as they feel safe, मैंने दे नहीं लिखा, as they feel safe at the workplace। तो ये हमने इसको भी फर्दर डेवलप किया। फिर आगे फ्रिंज बेनिफिट शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, अब देखना, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द पीपल हु डू नॉट गेट मोटिवेटेड फाइनेंशियली। अब ये यहाँ पर लिखा तो है, लेकिन ये फ्रिंज बेनिफिट से अब मोटिवेशन की बात नहीं कर सकते खाली, क्योंकि मोटिवेशन से फायदा बिजनेस का होता है। हमने वर्कर्स की राइट्स की बात करनी है, तो हमने वर्कर के बेनिफिट की बात करनी है। तो वो हो सकता है कि हम लोग कुछ नंबर दे दे थोड़े, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर क्या है कि फ्रिंज बेनिफिट में मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसी पॉइंट को फर्दर डेवलप करने के लिए। मैं देखता हूँ मैं कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ। अच्छा, ये फ्रिंज बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुड बी प्रोवाइडेड, फ्रिंज बेनिफिट शुड बी प्रोवाइडेड, मैं इसी को आगे ड्रैग कर रहा हूँ। ये शुड बी प्रोवाइडेड आगे यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सच एज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ such as medical, transport और accommodation facility, ठीक है। मैं यही होता है ना फ्रिंज बेनिफिट में, तो
आपको इस तरह की चीजें ही प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, अब ये इसको फर्दर डेवलप होगा अभी, क्योंकि हमने बताना है कि वर्कर को फायदा क्या हो रहा है ना। फैसिलिटी सच एज so that workers do not have to spend on those items and can utilize that money, utilize के spelling शायद मैंने गलत लिखे, utilize that money for getting other goods and services to lift their living standard, अब आप गौर करो, मैंने कैसे आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये मैं लाइव ही सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, मतलब मैं मौके पे ही जो मेरे ज़हन में आ रहा है, तो ये इस तरह की अगर हैबिट आपकी डेवलप हो गई, आपको पता चल के हाँ मैं डेवलप कर सकता हूँ, तो फिर मेरा ख्याल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये थोड़ा ना मुझे आपको अगर पढ़ना है तो मैं इसलिए थोड़ा देख रहा था, मुझे स्पेस मिल जाए, मिल नहीं रही थी, आई गेस मिल गई है। तो क्या ये वर्कर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड ऑन दोज आइटम्स सो दैट, आई गेस नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है उसके साथ, आई गेस कि आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा सही, तो एनीवे मैं इसको सर अल्लाह आपके सारे मसले हल करे। हाँ ये है ना, आप नहीं कर रहे ना, मसला ये है, पर मैं यहीं से पढ़ देता हूँ आपको, छोटा करके ना ऊपर करके यहाँ से। अब ये क्या जी कि सच एज मीडिया, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन फैसिलिटी उनको मिल रही है। अब मैं फॉर सो दैट कि मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, सो दैट वर्कर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड ऑन दोज आइटम्स एंड यूटिलाइज दैट मनी, फर्दर डेवलप कर रहा हूँ, फर्दर स्ट्रेच कर रहा हूँ, एंड यूटिलाइज दैट मनी फॉर गेटिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज टू लिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड। अब किसी ने पूछा, जब आप देखो मैंने कितने चेन ऑफ आर्गुमेंट डेवलप किए हैं, जब उन्होंने कहा कि फ्रेंच बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए, ये इनका राइट है, तो मैंने आगे लिखा कि फ्रेंच बेनिफिट से क्या होगा कि वर्कर्स को उन चीजों पर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैंने आगे लिखा कि वो पैसा जो बच जाएगा, वो पैसा वर्कर्स कहीं कोई और चीजों पे खर्च कर लेंगे, जिससे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएंगे। तो आप गौर करो, तो इस तरह से 3 चेन ऑफ आर्गुमेंट बन गए हैं एक ही पॉइंट को डेवलप करने में, राइट। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो, 12 का भी हो जाए, तो आपके मैक्सिमम नंबर आसानी से आएंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं है सर? इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर मैं एक दफा पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका फॉर 2 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क और 12 मार्क